गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डेलस एकेडमी मोतिहारी में और मैं प्रेम सर। आज की क्लास आईएएस, पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम के लिए है। जीके जीएस का बैच है सामान्य अध्ययन का और हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हमारा जो क्लास है अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका पे आज पहली क्लास है। हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। तुम सभी जानते हैं दुनिया में 7 महादेश हैं। उनमें से एक महादेश है जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की पहचान है ये पेंगुइन। अंटार्कटिका एक निर्जन महादेश है या महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी अस्थायी रूप से निवास नहीं करता है। ये हमारा अंटार्कटिका महादेश है जो दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। और अंटार्कटिका महादेश पे ही क्या है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है। यह महादेश पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महादेश पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिए, विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व भूगोल में आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है, अंटार्कटिका। अभी हम देख रहे हैं विस्तार और स्थिति, एरिया एंड लोकेशन। तो अंटार्कटिका जो महादेश है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। एरिया वाइज 5वां सबसे बड़ा महादेश है। इसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप हमें कमेंट कीजिए भारत का एरिया या भारत का क्षेत्रफल कितना है। जो अंटार्कटिका महादेश है यह महाद्वीप है, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। न केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बल्कि दक्षिणी ध्रुव भी इसी अंटार्कटिका महादेश पे है। दक्षिणी ध्रुव हम सभी जानते हैं पृथ्वी पे 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप या महादेश पे स्थित है। यह महाद्वीप पूरी तरह से निर्जन है। निर्जन का मतलब यहाँ कोई भी मानव या मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं रहता। अस्थायी रूप से कौन रहते हैं, पेंगुइन। अस्थायी रूप से कौन रहते हैं, पेंगुइन रहते हैं। एक सवाल है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानकारी कैसे मिली हमारे पास, क्योंकि उसके चारों तरफ महासागर हैं। तो फिर खोजा किसने, तो अंटार्कटिका महादेश को खोजने का श्रेय एक अंग्रेज नाविक जेम्स कुक को जाता है। किसको जाता है, जेम्स कुक को जाता है। बट जेम्स कुक अंटार्कटिका की मुख्य भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए थे। अंटार्कटिका के मुख्य भूमि में प्रवेश करने का श्रेय फेबियन वेलिंगसोसन को जाता है। क्या जाता है, फेबियन वेलिंगसोसन को जाता है। तो यहां मैंने आपको 2 नाम बताए। एक नाम बताया जेम्स कुक और दूसरा नाम बताया फेबियन वेलिंगसोसन। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंटार्कटिका महादेश के बारे में हमें जानकारी दी। आप हमें कमेंट कीजिए फटाफट, ये भारतीय व्यक्ति कौन है। तो भारतीय व्यक्ति कौन है, रामचरण है, जिन्होंने पहले भारतीय व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया जो अंटार्कटिका महादेश पे क्या हुआ, पहुंचे थे। अभी मैंने कहा कि अंटार्कटिका महादेश पे पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम कौन है, रामचरण जी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है, गिरिराज सिरोही। क्या नाम है, गिरिराज सिरोही। तो अंटार्कटिका के मामले में 2 भारतीय व्यक्ति का नाम याद रखना है, रामचरण जी और दूसरा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। क्या नाम है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे और रामचरण जी पहले से व्यक्ति हैं जो अंटार्कटिका महादेश पे पहुंचे थे। वैसे वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था, तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, एमंडसन, रॉल्ड एमंडसन। क्या नाम है, रॉल्ड एमंडसन पहले व्यक्ति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे थे। और कब पहुंचे थे, 1911 में। क्या हुआ, 1911। तो अंटार्कटिका महादेश के खोज के संदर्भ में हमने आपको क्या किया, 5 नाम बताया। आप अपने मन में फटाफट रिवाइज कीजिए।
मैंने कहा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई भी अस्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन कई सारे देशों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पे अपने अनुसंधान केंद्र क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। भारत ने 1981 से अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की है। कब से की है? 1981 से भारत ने अपने अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की है। भारत ने 1984 में अपना पहला शोध केंद्र अंटार्कटिका पर स्थापित किया, जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री, परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री। लेकिन अब ये काम नहीं करता है। ये इमेज जो है ये दक्षिणी गंगोत्री का है, और ये इमेज किसका है? भारतीय स्टेशन का है। ये भी भारत का है, अभी यही कार्यरत है। भारत ने अंटार्कटिका पे 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं। पहले का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरे का नाम क्या है? भारती। तीसरे का नाम क्या है? भारती। 1987 में दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या था? मैत्री नाम था। 2012 में भारत ने लार्समन हिल पर तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती की क्या की? स्थापना की है। 2014 में भारत ने अंटार्कटिका पे इंड आर्क मल्टी सेंसर अपर ऑर्बिटरी का निर्माण किया है, यानी इंड आर्क बहु सेंसर वेधशाला का क्या किया है? स्थापना किया है। किसके लिए? वायुमंडल के परतों का अध्ययन करने के लिए। अगर अंटार्कटिका के भौतिक स्थिति और जलवायु के बारे में देखें तो अंटार्कटिका का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कितना? 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ की जो मोटाई है, औसतन मोटाई 2 से 5 किलोमीटर है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अंटार्कटिका की जमीन के ऊपर 2 से 5 किलोमीटर औसत मोटाई तक क्या हुआ? बर्फ जमे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका या पृथ्वी के ऊपर जितने भी बर्फ हैं, अगर वो पिघल जाते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 5 मीटर या 4 मीटर मोटी पानी का लेयर क्या हुआ? निर्मित हो जाएगा। एक प्रायद्वीप या पेनिसुला है जिसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप। क्या नाम है? पाल्मर प्रायद्वीप। तो अपने आप में सवाल है कि पाल्मर प्रायद्वीप किस महादेश का भाग है? तो पाल्मर प्रायद्वीप किस महादेश का भाग है? अंटार्कटिका का। ये क्या है? पाल्मर प्रायद्वीप की स्थिति है, जो बहुत हद तक बर्फ से मुक्त है, यानी बर्फ कुछ हद तक क्या हुआ? यह नहीं पाया जाता। गर्मी के दिनों में भी देखेंगे तो पूरी अंटार्कटिका का मात्र 2% भाग ही बर्फ नहीं रहता है गर्मी के दिनों में। जाड़े के दिनों में तो 100% से ज़्यादा। अंटार्कटिका महादेश को गतिशील महादेश भी कहते हैं। क्यों? इसका आकार छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा होते रहता है। जाड़े के दिनों में ये बड़ा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में क्या हुआ? छोटा हो जाता है। कोई दिक्कत है? अभी बताया कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार क्या हुआ? बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील या डायनेमिक कॉन्टिनेंट के नाम से क्या हुआ? जाना जाता है। अंटार्कटिका से बड़े बड़े बर्फ के सिल्ले टूट के गिरते रहते हैं, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। एक झील की खोज की गई जिसका नाम क्या है? बीदा या वदा। माना जाता है अंटार्कटिका में 19 मीटर के नीचे एक झील पाई जाती है, जो काफी खारी झील है, यानी क्या है? लवणीय मिट्टी यानी खारी झील है, यानी अत्यधिक नमक वाले पानी का क्या है? झील का निर्माण हुआ है। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, आप सभी का स्वागत है। हाँ, एक स्टूडेंट है जो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम लोग पास कर जाएंगे क्या? आप देखेंगे भारत में कई सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उस पार से निकल के इस पार आती हैं। क्या आप सोच सकते हैं एक नदी हिमालय के 200
200 किलोमीटर मोटी मट्टी को काट के बह रही है। हाँ, जब नदियां हिमालय को काट करके भारत तक पहुंच सकती हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं। नदियां हर दिन पहाड़ को काटते रहती है, हर दिन पहाड़ को काटती रहती है 24 आवर। आप भी हर दिन पढ़ दे रहिए 24 आवर, बन जाइएगा। चलिए, आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।